गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये जो बुक आपके सामने है ये कौन सा है? यहाँ देखिए, एनसीईआरटी सार संग्रह है जो कक्षा 6 से लेकर 12 तक के जितने भी फैक्ट हैं उन सबका वन लाइनर रूप में इसमें विधिवत तरीका से दिया हुआ है और यह हम लोग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सब में बराबर महत्व रखता है। तो आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे पहले हम लोग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी ऑफ इंडिया, फिर आपको साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पर्यावरण से संबंधित जितने भी फैक्ट दिए हुए हैं वो सब का वीडियो बनाया जा चुका है। और आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी। शुरू करते हैं तो देखते हैं बायोलॉजी में क्या पढ़ना है। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है, देखिए, जीव विज्ञान की उपशाखाएं यानी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इससे भी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो देखते हैं विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है, इस तरह से ऑनलाइन में भी आ सकता है। तो याद कीजिए, विटीकल्चर संबंध अंगूर से है। जेरेंटोलॉजी, तो जेरेंटोलॉजी का अध्ययन के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव के विषय का अध्ययन किया जाता है, यानी जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था। वर्मी कंपोस्ट या वर्मी कल्चर, तो वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? तो वर्मी कल्चर केंचुआ, अर्थवर्म, यानी वर्मी कल्चर तो केंचुआ से संबंधित है। इसी तरह पेडोलॉजी, तो पेडोलॉजी यह मृदा से संबंधित है। तो पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो मृदा का। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी, फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। और कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन, तो कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन एंटोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी और कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन, तो वह जनांक यानी डेमोग्राफी कहलाता है। तो जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन तो डेमोग्राफी या जनांकी कहलाता है। जीवाश्म वनस्पति यानी पेलियोबोटनी, तो पेलियोबोटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्म यानी फॉसिल्स प्लांट्स का अध्ययन होता है। और विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? उसको एथनोलॉजी कहते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को एथनोलॉजी कहते हैं। एथनोलॉजी, एंथ्रोलॉजी नहीं, एथनोलॉजी। और सब्जी का अध्ययन, तो यह आपको ओलेरी कल्चर आएगा। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ओलेरी कल्चर। और अस्थियों का अध्ययन, सब्जी का अध्ययन ओलेरी कल्चर, अस्थियों का अध्ययन तो ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। और सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो सर्पों के विषय यानी कि रेप्टाइल, सिंपल बात है, रेप्टाइल यानी जो सरीसृप है। तो सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना तो सर्पेटोलॉजी, रेप्टाइल्स के विषय में पढ़ेंगे तो क्या कहलाएगा? वह सर्पेटोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? हाइड्रोपोनिक्स मतलब मृदा विहीन पादप संवर्धन यानी बिना मिट्टी का खेती, तो हाइड्रोपोनिक्स आएगा। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? तो जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। इधर देखिए, यहाँ पर जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक का नाम, जैसे जीव विज्ञान की शाखा और यहाँ पर जनक। तो जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, तो इसके जनक अरस्तु। वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी, जनक थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी हो गया थियोफ्रेस्टस। सूक्ष्म विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी, जन्मदाता लुई पास्चर। और सूक्ष्म विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी लुई पास्चर। और जीव विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी, तो इसके जन्मदाता रॉबर्ट कोच। और प्रतिरक्षा विज्ञान यानी इम्यूनोलॉजी, इसके जनक एडवर्ड जेनर। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान यानी टेक्सोनोमी, तो इसके जनक कैरोलस लिनियस। रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, इसके जनक विलियम हार्वे को कहा जाता है, माना जाता है। कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन, इसके जनक ह्यूगो डी ब्रिज। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन, जनक ह्यूगो डी ब्रिज।
कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी, जनक एंटन डी बेरी। कवक विज्ञान माइकोलॉजी, जनक एंटन डी बेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान, पादप शरीर क्रिया विज्ञान यानी प्लांट फिजियोलॉजी, पादप शरीर क्रिया विज्ञान यानी प्लांट फिजियोलॉजी, जनक स्टीफन हेल्स, जनक स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान यानी मॉडर्न बोटनी, वनस्पति यानी प्लांट, प्लांट मतलब बोटनी यानी आधुनिक वनस्पति विज्ञान, तो कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस। रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप, तो इसके जनक कार्ल लैंड स्टीनर। और अंतःस्रावी विज्ञान यानी एंड्रोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी विज्ञान यानी एंड्रोक्राइनोलॉजी, तो थॉमस अल्वा एडिसन। अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स, तो जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक आनुवांशिकी यानी मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक आनुवांशिकी यानी मॉडर्न जेनेटिक्स, जनक टी.एच. मॉर्गन, जनक टी.एच. मॉर्गन। भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान यानी इंडियन पेलियो बोटनी, भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान, तो जनक बीरबल साहनी। आनुवांशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिक यांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग, जनक पॉल बर्ग, जनक पॉल बर्ग। शैवाल विज्ञान यानी साइकोलॉजी, शैवाल विज्ञान मतलब फाइकोलॉजी, शैवाल विज्ञान फाइकोलॉजी, जनक विलियम हेनरी हार्वे, विलियम हेनरी हार्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान यानी इंडियन फाइकोलॉजी, जनक एम.ओ.पी. अयंगर, एम.ओ.पी. अयंगर। भारतीय पारिस्थितिकी यानी इंडियन इकोलॉजी, जनक रामदेव मिश्रा। औषधि विज्ञान फार्मा, यहाँ देखिए औषधि विज्ञान यानी फार्मास्यूटिकल्स साइंस, तो हिप्पोक्रेटस। सूक्ष्मदर्शिकी यानी माइक्रोस्कोपी एंटोनी वान लीवेन हॉक। जीन चिकित्सा जीन थेरेपी जन्मदाता एंडरसन। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की ही एक शाखा है और अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं, तो देखते हैं बोटनी के। घास विज्ञान यानी एगेस्ट्रोलॉजी, इसमें क्या होगा एगेस्ट्रोलॉजी यानी घास विज्ञान, तो इसमें घासों का अध्ययन होता है, एगेस्ट्रोलॉजी यानी घासों का अध्ययन। आगे देखते हैं एल्गोलॉजी, एल्गोलॉजी मतलब शैवालों का अध्ययन, एल्गोलॉजी शैवालों का अध्ययन, एल्गोलॉजी। और आगे एनाटोमी, एनाटोमी मतलब आंतरिक संरचना का अध्ययन, एनाटोमी यानी आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाएगा एनाटोमी, एनाटोमी आंतरिक संरचना का अध्ययन। एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी मतलब एंथ्रोलॉजी यानी पुष्पों का अध्ययन, एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणुओं का अध्ययन। बायोलॉजी, बायोलॉजी बायोफाइटा का अध्ययन। कैसिडोलॉजी, कैसिडोलॉजी यानी पादपों में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन, कैसिडोलॉजी। और डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी मतलब वृक्षों की आयु का अध्ययन, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोलॉजी यानी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी। इकोलॉजी पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन, इकोलॉजी, इकोलॉजी मतलब पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन, इकोलॉजी। इकोनॉमिक बोटनी, इकोनॉमिक बोटनी मतलब आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन, इकोनॉमिक बोटनी। एथनो बोटनी, एथनो बोटनी मतलब एथनो यानी आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन, एथनो बोटनी। फॉरेस्ट्री वनों का अध्ययन, फॉरेस्ट्री। एक्सोबायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी यानी अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन, एक्सोबायोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग कृत्रिम जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन, जेनेटिक इंजीनियरिंग। लाइकेनोलॉजी, लाइकेनोलॉजी मतलब लाइकेंस का अध्ययन, लाइकेनोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, माइक्रोबायोलॉजी। आगे देखिए माइकोलॉजी, माइकोलॉजी मतलब
कौकों का वैज्ञानिक अध्ययन माइकोलॉजी। माइकोप्लाज्मोलॉजी मतलब माइकोप्लाज्मा वैज्ञानिक अध्ययन। माइकोप्लाज्मोलॉजी मानी माइकोप्लाज्मा अध्ययन स्टडी। निमेटोलॉजी मतलब निमेटोड्स का पादपों में के साथ संबंधों का अध्ययन, निमेटोलॉजी। पेलियोबोटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन। और पेलियोनोलॉजी मतलब परागकणों का अध्ययन, पेलियोनोलॉजी। पैथोलॉजी मतलब पादप रोगों का उपचार व अध्ययन, पैथोलॉजी। पैरासिटोलॉजी मतलब पोषक तथा परजीवियों के आपसी संबंधों का अध्ययन, पैरासिटोलॉजी। फार्मेकोलॉजी मतलब औषधीय पादपों का अध्ययन, फार्मेकोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब विभिन्न पादपों के जैविक क्रिया का अध्ययन, फिजियोलॉजी कहलाता है। टेरिडोलॉजी मतलब टेरिडोफाइट्स का अध्ययन, टेरिडोलॉजी। फाइटोजियोग्राफी मतलब पौधों के वितरण और उसके कारणों का अध्ययन। स्पेस बायोलॉजी अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन। स्पर्मोलॉजी मतलब बीजों का अध्ययन। हीलियोथेरेपी सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को हेलियोथेरेपी कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन होता है, यानी इसमें हाइड्रोपोनिक्स में क्या होगा, इसके अंतर्गत बिना मिट्टी का ही खेती किया जाता है पानी के साथ। हम लोग बोटनी संबंधित देख लिए। अब देखिए जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। एनाटोमी यानी विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विधिक अंगों की रचना का प्रदर्शन, एनाटोमी कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव जाति के सांस्कृतिक विज्ञान का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी। इकोलॉजी जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन, इकोलॉजी कहलाता है। एंडोक्राइनोलॉजी मतलब अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन, एंडोक्राइनोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी मतलब भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन, एम्ब्रायोलॉजी मतलब भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन। एंजाइमोलॉजी यानी उत्प्रेरकों का अध्ययन, एंजाइमोलॉजी। और एंटामोलॉजी यानी कीट पतंगों का अध्ययन, एंटामोलॉजी कहलाता है। जेनेटिक्स जीवों के आनुवांशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन, जेनेटिक्स कहलाती है। और माइकोलॉजी इसमें क्या होगा, तो कौकों का वैज्ञानिक अध्ययन, माइकोलॉजी। ये तो वनस्पति आ गया नीचे, एक मिनट। हाँ, हीमेटोलॉजी मतलब रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन, हीमेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी यानी उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन, हर्पेटोलॉजी। मैमेलोलॉजी यानी स्तनधारियों का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, माइक्रोबायोलॉजी। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, न्यूरोलॉजी। ओडोंटोलॉजी मतलब दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन, ओडोंटोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी मतलब पक्षियों का अध्ययन। और पैथोलॉजी यानी रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन, पैथोलॉजी। रेडियोलॉजी जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन, रेडियोलॉजी। टेक्सोनॉमी जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन, टेक्सोनॉमी है। आगे देखिए आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन, जरा विज्ञान यानी जेनेटोलॉजी कहलाता है। अब यहाँ देखिए जीव की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन। पहला देखते हैं जीव विज्ञान नहीं, इसको कहेंगे विकास यानी इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया, तो जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने। और वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम यानी वैज्ञानिकों के अनुसार आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना गया, तो क्रो मैग्नोन मानव को। वर्तमान एविडेंस
या प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत यानी म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किसने किया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने। आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कौरी थी। मैमथ, यह क्या है? तो यह हाथी का पूर्वज है जो जिसका आकार हाथी से भी भीमकाय था। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? तो नीलहरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल यानी डोरमेंसी पीरियड है शीतकाल में, शीत ऋतु में, तो इसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम लोग हाइबरनेशन। किस जीव में स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? तो यह है स्टारफिश यानी तारामीन। और जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो जीवाणु में 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जिसमें जीवाणु में डायनासोर, सरीसृप यानी रेप्टाइल्स वर्ग, मतलब डायनासोर, सरीसृप, ये सब किस जो वर्ग हैं, ये वर्ग में आते हैं, किसमें? तो ये सब रेप्टाइल हैं, डायनासोर। लेकिन इनका उदय कब हुआ? ये क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, मेसोजोइक ईरा में, मेसोजोइक युग में। नीलहरित शैवाल, यहाँ देखिए, नीलहरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में क्या होगा? तो लवक नहीं पाए जाते, बल्कि लोमिली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? इसमें लवक नहीं है लेकिन फिर भी एक लोमिली के आकार की रचना पाई जाती है, उसका नाम तो क्रोमैटोफोर्स, जिसके कारण यह नीला दिखाई देता है, नीला हरा। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं यानी जाइलम विशेष का अभाव होता है? तो अनावृति एवं टेरिडोफाइट्स में जाइलम नहीं होता है। जाइलम क्या करता है? यह ग्रेविटेशन के अपोजिट कार्य करता है और जल को पत्तों तक पहुंचा देता है। और आगे 5 जगत वर्गीकरण यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रस्तुत किया था? याद कर लीजिए, हीटेकर ने। किसने? तो हीटेकर ने। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो मैकक्लिंटॉक ने। जंपिंग जीन की खोज मैकक्लिंटॉक ने की थी। कौन से क्षार यानी डीएनए आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? तो एडेनिन गुआनिन साइटोसिन। एडेनिन गुआनिन साइटोसिन या डीएनए व आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। अब बच्चा आपको थाइनिन और एक क्या नाम होगा उसका? इयोसिन। थाइनिन आपको डीएनए में मिलेगा, आरएनए में इयोसिन मिलेगा। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? तो वह है चमगादड़, यह मैमलिया है। चमगादड़ को उड़ने की कीट एवं क्षमता क्या इस किस तरह से लिखे हुए हैं? देखिए भाई, चमगादड़ में क्या है? तो उड़ने की क्षमता, उड़ने की कीट एवं क्षमता दोनों होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रि चर यानी नेक्टर्नल होते हैं, उसको में कौन कौन आएगा? तो मच्छर, चमगादड़, उल्लू यानी जो रात को निकलते हैं, निशाचर कहिए उसको। कुछ साधारण नाम तथा उनके वैज्ञानिक नाम तो याद करते हैं। मानव का नाम होमो सेपियंस। तेंदुआ पैंथेरा पारडोस, याद कर लीजिए, मानव होमो सेपियंस। तेंदुआ पैंथेरा पारडोस। बाघ पैंथेरा टिग्रिस, बाघ पैंथेरा टिग्रिस। शेर पैंथेरा लियो, शेर पैंथेरा लियो। मटर पाइसम सटाइबम, पाइसम सटाइबम मटर। बिल्ली फेलिस कैटस, फेलिस कैटस बिल्ली, फेलिस कटस। मेढक राना ट्रिगना, राना ट्रिगिना मेढक। धान ओराइया सटाइबा, धान ओराइया सटाइबा। सरसों ब्रेसिका कंपोस्ट्रिस, सरसों ब्रेसिका कंपोस्ट्रिस। चना सीसर एरिएटिनम, चना सीसर एरिएटिनम। और गेहूँ ट्रिटिकम एस्टिवम, गेहूँ ट्रिटिकम एस्टिवम। और गाय याद कीजिए, बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस। आम मैग्नीफेरा इंडिका। ये सब क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है। आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो यहाँ देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक तो यह ग्रेना में और अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में संपन्न होती है।
मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? तो मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त होमोसाइनिन के कारण होता है, होमोसाइनिन के कारण होता है। मानव हृदय का बाह्यनिलय प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में तथा संपूर्ण शरीर में भेजता है। यानी मानव हृदय का बाह्यनिलय नीले क्या होगा? प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त, जो ऑक्सीजन वाला शुद्ध रक्त हो उसको क्या करेगा? महाधमनी में, और महाधमनी उसको संपूर्ण शरीर में। यानी महाधमनी शुद्ध रक्त का वाहक है और जो शिरा है वह अशुद्ध रक्त का ट्रांसपोर्टेशन करता है। आगे बढ़ते हैं। कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचर यानी फंक्शनल एसोसिएशन पाया जाता है? कवकों और उच्चतर पादपों के बीच तो कवक मूल यानी माइकोराइजिया कहते हैं उसको। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? तो ये फफूंद यानी फंगी है। और कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? तो उसको सेलुलोज कहते हैं। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? तो कवकों एवं शैवालों यानी फंगी और एल्गी से उनके सम्मिलने से, यानी उनका सहजीवी क्या कहलाएगा? तो लाइकेन होगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प है। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? तो उसको क्या कहेंगे? Mg यानी मैग्नीशियम। अधिकांश कीट किसके द्वारा शोषण करते हैं? तो वातक तंत्र द्वारा यानी ट्रेकिया। कुरैन आवृत्तिबीजी पादप यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट का उदाहरण है जो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन? तो कुरैन की बात हो रही है। सेब में पाए जाने वाला लाल रंग का कारण, तो इसका कारण याद कीजिए एंथ्रोसायनिन है। टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है? तो लाइकोपीन के उपस्थिति के कारण। और शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम याद कर लीजिए सोरोसिस होता है। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम सोरोसिस है। सर्पों की विष ग्रंथियाँ यानी वेनम ग्लैंड्स किसके समान हैं? यानी होमोजी उसके बराबर बताइए। तो वह है कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों यानी सलाइवेरी ग्लैंड्स के बराबर है। नेफेंथिस खसियाना यानी पीचर प्लांट की बात है नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो यह मेघालय में पाया जाता है। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो वे सैलुदभिद कहलाते हैं। घटपर्णी यानी पीचर प्लांट कीट भक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों के पर्ण पलक घट यानी घोड़े के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं और उसमें कीट पतंगे आकर फंस जाते हैं। कौन सा प्राणी अपना दांत अपने आंत यानी इंस्टेटाइन में जल का ग्रहण करता है संग्रहण? तो वह ऊँट है। सबसे बड़ा अकशेरुकी यानी इनवर्टिब्रेट्स जीव कौन सा है? तो याद कर लीजिए कोलोसल स्क्विड है, कोलोसल स्क्विड। और लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? तो एक बीजी बेरी के अंतर्गत लीची के फलों को एक बीजी बेरी। हल्दी पौधे के तने यानी स्टेम से प्राप्त होती है तथा उसका खाने वाला हिस्सा परकंद यानी राइजोम कहलाता है। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? तो कैप्सेसिन के कारण तीखी होती है। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो उसको कहते हैं व्हेल। व्हेल में भी ब्लू व्हेल। रेशम का कीड़ा यानी सिल्क वार्म अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु यानी कमर्शियल फाइबर्स उत्पन्न करता है? तो प्यूपा की अवस्था में। गर्म रुधिर वाले यानी वार्म ब्लडेड या समतापी यानी आइसोथर्मल जंतु के शरीर का तापमान कैसा होगा? तो ठंडा या गर्मी सब दिन रहे एक समान। समुद्री घोड़ा यानी सी हॉर्स किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? तो यह फिश यानी मछली है सी हॉर्स। कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है बच्चा नहीं? तो एकिडना। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन या मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से क्या करेगा? तो अलग करता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो याद कीजिए शुक्राणु है। सील किस वर्ग का प्राणी है? तो यह मैमल है यानी स्तनपायी है सील। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होती है? तो यह क्वाइकर्स से प्राप्त कॉर्क होता है। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो ये स्तनपायी हैं। अफीम मोरफिन पुस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होते हैं। कौन? तो अफीम या मोरफिन उसको कहिए। और गन्ने के रोप पर
रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो तने को काट काट कर रोप दिया जाता है इस तरह से। लहसुन की गंध स्मेल ऑफ गार्लिक का क्या कारण है? सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? तो मरुद्भिद यानी जीरोफाइट कहते हैं। जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को उभयचर यानी एम्फीबियन वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे जिसका सबसे अच्छा उदाहरण मेढक। आगे बढ़ते हैं। अधिपादप यानी एपीफाइट्स अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? यांत्रिक सहारे के लिए। टिक यानी टिक्स और माइट यानी टिक्स एंड माइट्स किस जीव वंश से संबंधित है? मकड़ी वंश है। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? तो लूसीफेरस के कारण। सन हेम्प रेसे, सन हेम्प जूट किससे प्राप्त होती है? तो किया जाता है तो यह फ्लोएम होता है। और यहाँ देखिए लेग हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? तो लेग हीमोग्लोबिन लेगियूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। डार्विन के पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? 1859 में। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो जीवाश्मों से। जीवों के विकास यानी इवोल्यूशन के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है? सालमेंडर, अजगर और उससे आगे कौन निकला? तो कंगारू। किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? तो सरीसृप यानी रेप्टिलिया में। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? तो अपरा के द्वारा यानी प्लेसेंटा के द्वारा। चमगादड़ कैसा प्राणी है? तो यह नियत तापी है यानी वार्म ब्लडेड है। विज्ञान की पेलियोन्टोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ा जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता कौन पक्षी है? तो शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप को क्या कहते हैं? उसको हेलोफाइट्स कहते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? तो यह आंत में पाया जाता है। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है तो जाइलम उत्तक पर। और डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? तो यह इस प्रावस्था में बनते हैं। और वह जीव जिसका महत्व डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है क्या कहेगा? वह डायटम कहलाता है। पपीते का पीला रंग किस कारण होता है? तो कैरिका जैंथीन की उपस्थिति के कारण होता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है या होती है? तो वह तना है। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? तो लेमिनेरिया नामक शैवाल से यानी भूरी शैवाल। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि ये जीव द्रव संकुच यानी कुंचित होकर मर जाते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ है उसको क्या कहेंगे? उसको ग्लाइकोजन कहेंगे। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों की नियंत्रण को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गैम्बूसिया फिश। बिस्फेनॉल ए यानी बीपीए क्या है? तो यह खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाने की विधि को क्या कहेंगे? उसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। प्रतिजैविकी यानी एंटीबायोटिक्स मुख्यतः प्राप्त की जाती है तो जीवाणुओं से। ईस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकर यानी एंजाइम होता है? तो जाइमेस होता है। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे बहुप्रभाविकता का नियम कहते हैं। क्यूनिन किसकी छाल से प्राप्त की जाती है? यानी क्विनन की बात है तो यह सिनकोना की छाल से। मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? मटर के पौधे यानी गार्डन पी।
ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक अनुवांशिकी का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है तो एब्सिसिक अम्ल है। अधिकांश एंजाइम यानी बीकर किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं तो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस पर। और यहाँ देखिए सीप, घोंघा, स्क्विड, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटलफिश आदि मोलस्का संघ के प्रमुख जीव हैं। अब इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।